नमस्कार और स्वागत है। अक्सर हम सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, लड़ाई झगड़े या हादसों में चोट लग गई या किसी को गंभीर चोट आई। कभी कभी तो एक मामूली खरोंच को भी चोट कह देते हैं और कभी किसी हमले के बाद भी। पर कानून क्या कहता है? कानूनी तौर पर चोट और गंभीर चोट, इनमें क्या फर्क है? और ये स्वेच्छा से चोट पहुंचाना क्या होता है? आज हमारे पास ना कुछ कानूनी दस्तावेजों के अंश है। इन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा कानून चोट यानी हर्ट और ग्रीवियस हर्ट यानी गंभीर चोट को कैसे देखता है, कैसे परिभाषित करता है और सजाएं क्या है। ये बस किताबी बातें नहीं है, ये हमारी सुरक्षा, हमारे अधिकारों से जुड़ा है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले कानून की नज़र में ये चोट आखिर है क्या? देखिए, कानून की भाषा में ना चोट का मतलब सिर्फ वो नहीं जो हमें ऊपर से दिखता है। मतलब कोई घाव या दर्द। एक प्रासंगिक कानूनी धारा के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को शारीरिक दर्द पहुंचाना या रोग देना या फिर दुर्बलता पैदा करना, ये सब चोट कहलाता है। शारीरिक दर्द तो ठीक है, समझ आता है, जैसे मारपीट से दर्द हुआ। पर ये रोग या दुर्बलता को चोट मारना, ये थोड़ा मतलब अलग है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये समझना जरूरी है। रोग का मतलब है जैसे मान लीजिए कोई जानबूझकर किसी को कोई बीमारी दे दे। हम्म। जैसे किसी को पता है कि उसे कोई संक्रामक रोग है हम्म। और वो जानबूझकर किसी और को संक्रमित कर दे, तो कानून की नजर में ये भी चोट पहुंचाना है। अच्छा। और दुर्बलता, इसका मतलब है किसी की शारीरिक या कह सकते हैं मानसिक क्षमता को कमजोर करना, चाहे थोड़ी देर के लिए हो या हमेशा के लिए। मिसाल के तौर पर किसी को कोई नशीली चीज देकर बेहोश कर देना या उसकी सोचने समझने की ताकत को कम कर देना, यह भी चोट की परिभाषा में आ सकता है। तो आप देख सकते हैं इसका दायरा काफी बड़ा है, सिर्फ मारपीट तक नहीं है। तो मतलब सिर्फ ऊपरी जख्म नहीं, शरीर के काम करने के तरीके या सेहत को नुकसान पहुंचाना भी इसमें शामिल है। अब एक और शब्द आता है, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट। इसका क्या मतलब है? क्या हर चोट पहुंचाना गुनाह है? नहीं, हर चोट नहीं। अगर अनजाने में कुछ हो जाए तो वो अलग बात है। कानून स्वेच्छा से शब्द पर जोर देता है, वॉलंटरली। इसका मतलब है कि चोट पहुंचाने वाले का या तो वैसा करने का इरादा था। हाँ, या फिर उसे ये पता था, नॉलेज था कि उसके किसी काम से, किसी हरकत से चोट लगने की संभावना है। लाइक्लीहुड है। तो मतलब या तो पक्का इरादा हो या फिर ये अंदाजा हो कि भाई मेरे इस काम से चोट लग सकती है। दोनों ही बातें इसे स्वेच्छा से बना देती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सोचिए, दो लोग मजाक कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं और एक गिर गया, चोट लग गई। अब हो सकता है सीधा सीधा चोट पहुंचाने का इरादा ना रहा हो, पर अगर धक्का इतनी जोर से दिया था कि ये साफ था कि भाई गिर सकता है, चोट लग सकती है, तो उसे स्वेच्छा से माना जा सकता है। जरूरी नहीं कि इरादा हड्डी तोड़ने का ही हो। अगर आपको पता है कि आपके काम से दर्द हो सकता है या कोई और कमजोरी आ सकती है, तो वो काफी है। और अगर कोई स्वेच्छा से ऐसी साधारण चोट पहुंचाता है, तो सजा क्या है इसके लिए? कानून में कुछ खास हालात को छोड़ दें तो साधारण चोट पहुंचाने पर 1 साल तक की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। तो ये दिखाता है कि कानून शारीरिक स्वायत्तता, मतलब बॉडीली ऑटोनॉमी, के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लेता है, चाहे चोट बहुत ज्यादा गंभीर न भी हो। 1 साल तक की सजा, ये भी कम नहीं है। लेकिन अब आते हैं उस पर जिसे कानून कहीं ज्यादा संगीन मानता है, गंभीर चोट, ग्रीवियस हर्ट। ये साधारण चोट से अलग कैसे है? मतलब कौन सी चोटें इतनी गंभीर मानी जाती हैं कि उनके लिए अलग से नियम कानून है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। कानून कुछ खास तरह की चोटों को उनकी गंभीरता, उनके असर के स्थायित्व, मतलब परमानेंसी, और शरीर पर जो उनका असर पड़ता है, उसके आधार पर गंभीर चोट की श्रेणी में रखता है। इनकी एक साफ लिस्ट दी गई है कानून में, क्योंकि इनके नतीजे जो हैं वो किसी व्यक्ति की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। क्या हम देख सकते हैं वो लिस्ट? कौन कौन सी चोटें आती हैं इसमें? जी जरूर। कानून के मुताबिक गंभीर चोटों में ये शामिल हैं। पहला, नपुंसक बनाना, इमैस्कुलेशन। दूसरा, किसी भी आंख की रोशनी का स्थायी नुकसान, परमानेंट लॉस ऑफ साइट। जरूरी नहीं कि पूरी तरह अंधा हो जाए, अगर देखने की शक्ति हमेशा के लिए कम हो गई तो वो भी इसमें आएगा। ओह। तीसरा, किसी भी कान की सुनने की शक्ति का स्थायी नुकसान, परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग। चौथा, किसी अंग या जोड़ से वंचित कर देना, मतलब हाथ, पैर, उंगली वगैरह का कट जाना या बेकार हो जाना।
5वां, किसी अंग या जोड़ की शक्तियों का स्थायी रूप से नष्ट या कम हो जाना, यानी अंग तो है पर वो काम नहीं कर रहा या बहुत कम कर रहा है और ये स्थायी है। 6, सिर या चेहरे का स्थायी विरूपण, परमानेंट डिस्फिगरेशन, मतलब कोई ऐसा निशान या बदलाव जो हमेशा रहे और चेहरे या सिर की बनावट को बिगाड़ दे। बाप रे। 7वां, हड्डी का टूटना, मतलब फ्रैक्चर, या दांत का टूटना या अपनी जगह से हिल जाना, डिसलोकेशन। और 8वीं श्रेणी, ये काफी अहम है, कोई भी ऐसी चोट जिससे जान का खतरा हो, लाइफ एंडेंजरिंग हो, या जिसके कारण चोटिल व्यक्ति 15 दिनों तक, ध्यान दीजिएगा 15 दिन तक गंभीर शारीरिक दर्द में रहे या अपने रोजमर्रा के काम ना कर पाए। ये लिस्ट तो काफी लंबी है और इसमें वाकई बहुत गंभीर नतीजे वाली चोटें हैं। स्थायी नुकसान पर तो बहुत जोर है, आंख, कान, अंग, चेहरा। लेकिन ये 8वीं वाली बात दिलचस्प है कि अगर चोट जानलेवा है या 15 दिन तक बहुत दर्द रहता है या काम नहीं कर पाता इंसान, तो वो भी गंभीर चोट है, भले ही वो स्थायी ना हो। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये 8वीं श्रेणी यही दिखाती है कि कानून सिर्फ स्थायी नुकसान को ही नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा गंभीर, भले ही अस्थायी, पीड़ा और अक्षमता को भी गंभीर चोट मानता है। वो 15 दिन की अवधि एक तरह का पैमाना है जिससे चोट की फौरी गंभीरता का अंदाजा लगाया जाता है। हड्डी टूटना या दांत का उखड़ना भी इसी में आता है, क्योंकि ये शरीर के ढांचे को नुकसान है। तो कुल मिलाकर ये वो चोटें हैं जो साधारण दर्द या मामूली कमजोरी से कहीं ज्यादा गंभीर मानी जाती हैं। तो अब हमने गंभीर चोट की परिभाषा समझ ली। अब जैसे स्वेच्छा से चोट पहुंचाना था, वैसे ही स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना भी होगा। वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, इसमें इरादे और ज्ञान की क्या भूमिका है? यहां भी इरादा और ज्ञान महत्वपूर्ण है, पर एक कदम आगे। स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी वो व्यक्ति माना जाता है जिसका इरादा ही गंभीर चोट पहुंचाने का था, अच्छा। या जिसे ये पता था कि उसके काम से गंभीर चोट लग सकती है और उसने सच में कोई गंभीर चोट पहुंचा दी। यहाँ एक बारीकी है ना? क्या इसका मतलब ये है कि अगर मेरा इरादा तो सिर्फ थप्पड़ मारने का था, जो शायद साधारण चोट हो, पर गलती से सामने वाले की आंख में लग गया और रोशनी चली गई, जो गंभीर चोट है, तो ये स्वेच्छा से गंभीर चोट नहीं माना जाएगा? देखिए, यहाँ कानून में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण, एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अगर आपका इरादा सिर्फ साधारण चोट का था और आपको ये अंदाजा भी नहीं था कि आपके काम से गंभीर चोट लग सकती है, तो शायद आप सीधे सीधे स्वेच्छा से गंभीर चोट के दोषी ना हों। हालांकि दूसरे कानून लागू हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका इरादा या आपका ज्ञान गंभीर चोट के लेवल का था, तो मामला अलग है। इसे समझने के लिए शायद वो उदाहरण काम आएगा जो आपने स्रोत में देखा था। हाँ, वो उदाहरण इसे बहुत अच्छे से साफ करता है। मान लीजिए ए का इरादा है जेड के चेहरे पे स्थायी निशान बनाने का, मतलब चेहरे का स्थायी विरूपण, जो हमने देखा कि एक गंभीर चोट है। हाँ। इस इरादे से वो जेड को जोर से मुक्का मारता है। अब मुक्के से चेहरे पे स्थायी निशान तो नहीं बनता मान लीजिए, लेकिन जेड को चोट इतनी आती है कि उससे 15 दिनों तक बहुत ज्यादा शारीरिक दर्द होता है, सिवियर बॉडीली पेन फॉर 15 डेज, जो कि 8वीं श्रेणी के तहत एक दूसरी तरह की गंभीर चोट है। तो यहाँ ए का इरादा एक खास तरह की गंभीर चोट, चेहरे का विरूपण पहुंचाने का था, पर हुई दूसरी तरह की गंभीर चोट, 15 दिन का दर्द। कानून क्या कहता है अब? कानून कहता है कि ए ने स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाई है। अच्छा। क्यों? क्योंकि उसका इरादा गंभीर चोट पहुंचाने का था और नतीजा भी गंभीर चोट ही हुआ, किसी भी तरह की ही हुआ। महत्वपूर्ण यह है कि इरादा या ज्ञान गंभीर चोट के स्तर का था और नतीजा भी उसी स्तर का निकला, भले ही वो चोट उस तरह की ना हो जैसी सोची थी। ये दिखाता है कि कानून परिणाम की गंभीरता और उसके पीछे की मंशा या जानकारी दोनों को देखता है। ये वाकई एक बहुत अहम नुक्ता है। मतलब इरादे का लेवल और नतीजे का लेवल मिलना चाहिए, भले ही प्रकार अलग हो। अब जब अपराध इतना गंभीर है तो जाहिर है इसकी सजा भी ज्यादा होगी। निश्चित रूप से, बिल्कुल। जहां साधारण चोट के लिए ज्यादा से ज्यादा सजा 1 साल थी, वहीं स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने की सामान्य सजा, मतलब कुछ खास मामलों को छोड़ दें, तो 7 साल तक की कैद और जुर्माना है। 7 साल? हाँ, ये सजा में एक बहुत बड़ा उछाल है जो अपराध की गंभीरता को साफ दिखाता है। 7 साल? ये तो काफी गंभीर है। लेकिन क्या इससे भी ज्यादा गंभीर हालात हो सकते हैं? क्या सजा और बढ़ सकती है? हाँ, कानून और भी ज्यादा भयानक, विनाशकारी नतीजों के लिए और भी कठोर सजा का प्रावधान करता है। अगर गंभीर चोट पहुंचाने की वजह से पीड़ित व्यक्ति स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, परमानेंट डिसेबिलिटी,
या फिर स्थायी वानस्पतिक अवस्था में चला जाता है, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। मतलब ऐसी हालत जहां शरीर तो जिंदा है पर दिमाग लगभग काम नहीं कर रहा। तो सजा बहुत ज्यादा सख्त है। कितनी सख्त? ऐसे मामलों में कम से कम 10 साल की सख्त सजा है, कठोर कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। आजीवन कारावास तक? जी, और यहाँ कानून ये भी साफ करता है कि आजीवन कारावास का मतलब उस व्यक्ति की बाकी बची पूरी जिंदगी जेल में। रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ। ये दिखाता है कि कानून ऐसी चोट को जो जीवन को पूरी तरह बदल दे, जिसे ठीक ना किया जा सके, उसे कितनी ज्यादा गंभीरता से लेता है। 10 साल से लेकर उम्र कैद तक। बाप रे, ये तो वाकई दिखाता है कि कानून ऐसे मामलों में कोई नरमी नहीं बरतना चाहता। अच्छा, एक और स्थिति का जिक्र था, समूह द्वारा हमला, ग्रुप अटैक। इसका क्या प्रावधान है? हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, खासकर आजकल के सामाजिक माहौल को देखते हुए। कानून कहता है कि अगर 5 या उससे ज्यादा लोग, 5 या ज्यादा, मिलकर एक समूह में किसी व्यक्ति पर हमला करते हैं और उसे गंभीर चोट पहुंचाते हैं, और ये हमला उस व्यक्ति की नस्ल, रेस, जाति, कास्ट, समुदाय, कम्युनिटी, लिंग, सेक्स, जन्मस्थान, प्लेस ऑफ बर्थ, भाषा, लैंग्वेज, व्यक्तिगत विश्वास, पर्सनल बिलीफ या ऐसे ही किसी और आधार पर किया गया है। अच्छा, मतलब पहचान के आधार पर? हाँ, पहचान के आधार पर। तो उस समूह का हर सदस्य, हर एक मेंबर गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी माना जाएगा। क्या मतलब अगर 5 लोग मिलकर किसी पर उसकी जाति या धर्म की वजह से हमला करते हैं और उसे गंभीर चोट पहुंचाते हैं, तो वो पांचों के पांचों दोषी होंगे, भले ही असल में लाठी किसी एक ने ही चलाई हो? बिल्कुल, एग्जैक्टली। यहाँ 2 बातें खास हैं। पहला, समूह द्वारा मिलकर काम करना, यानी एक साझा इरादा होना, एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। और दूसरा, हमला करने की वजह पीड़ित की पहचान से जुड़ी होना, जो इसे एक तरह से घृणा अपराध, हेट क्राइम की श्रेणी में ले आता है। ऐसे में समूह के हर सदस्य को जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसे 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। ये सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत है। इसका मकसद है संगठित हिंसा और ऐसे पूर्वाग्रह से भरे हमलों को रोकना। तो अगर इस पूरी चर्चा को हम समेटें, तो हमने देखा कि कानून चोट और गंभीर चोट के बीच एक बहुत साफ लकीर खींचता है। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, बल्कि ये नुकसान कितना गंभीर है, उसका असर कितने वक्त तक रहेगा, थोड़ी देर या हमेशा के लिए, और क्या उससे जान को खतरा है, इन सब बातों पर आधारित है। सही कहा, बिल्कुल। मुख्य बात यही है कि कानून शारीरिक नुकसान की अलग अलग डिग्री को पहचानता है। साधारण दर्द या कमजोरी के लिए एक लेवल है, और स्थायी विकलांगता, जान का खतरा या गंभीर और लंबी पीड़ा के लिए दूसरा, ज्यादा गंभीर लेवल है। दोनों के लिए परिभाषाएं अलग, सजाएं अलग। और हमने ये भी देखा कि स्वेच्छा से, मतलब इरादा और ज्ञान, ये दोनों चीजें अपराध तय करने में कितनी जरूरी हैं, खासकर गंभीर चोट के मामले में, जहां इरादा या ज्ञान गंभीर चोट के लेवल का होना चाहिए। बिल्कुल। और फिर कुछ हालात ऐसे हैं जो अपराध को और भी संगीन बना देते हैं, जैसे पीड़ित का स्थायी रूप से विकलांग हो जाना या कोमा जैसी स्थिति में चले जाना, या फिर जब हमला एक समूह ने नफरत या किसी पूर्वाग्रह के आधार पर किया हो। इन स्थितियों में कानून और भी ज्यादा सख्ती दिखाता है। ये सब मिलके यही दिखाता है कि कानून व्यक्ति की शारीरिक अखंडता, बॉडली इंटेग्रिटी को कितना ज्यादा महत्व देता है। तो आज हमने चोट और गंभीर चोट से जुड़े इन कानूनी प्रावधानों की परतों को खोला। उम्मीद है इससे ये जो जटिल से लगने वाले कानूनी शब्द है और उनके पीछे की जो सोच है, उसे समझने में कुछ मदद मिली होगी। हमने देखा कि कानून कैसे चोट की गंभीरता को मापता है और कैसे इरादा और ज्ञान सजा तय करने में भूमिका निभाते हैं। हाँ,